हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने बात की थी कि हम एक ऐसा पेपर लेके आएंगे जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं आपके फाइनल एग्जाम में। तो आइए आज हम उसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी सेक्शन ए से, जो कि कंटेन करता है 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन दैट विल बी टोटली एमसीक्यू बेस्ड। पहली चीज पे आते हैं, दैट इज आईक्यू जो होता है वो किसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। तो बेटा, मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला किसका है? आपके आईक्यू का है। सो यहाँ पे आंसर हो जाता है हमारा सेकेंड। नेक्स्ट इज अ टेस्ट फ्री फ्रॉम कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। तो ऐसा टेस्ट जो कि कल्चरल इन्फ्लुएंस नहीं दिखाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कल्चरल फेयर टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसका कौन कंपोनेंट नहीं है? पर्सिंग इमोशंस है, रेगुलेटिंग इमोशंस है, मैकेनिकल रीजनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। जो सेल्फ, खुद को एज अ ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंसिंग एजेंसी की। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फ्रॉड द रियलिटी प्रिंसिपल इज गवर्न बाय। याद रखना बेटा, तब भी हम रियलिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो आ जाता है आपका ईगो। नेक्स्ट इज अ पर्सन विद टाइप ए पर्सनैलिटी इज लाइकली टू। टाइप ए पर्सनैलिटी जो होता है वो हमेशा याद रखना बेटा कॉम्पिटेटिव होगा और टाइम अर्जेंट होगा। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो है वो किसने प्रपोज किया था? तो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो है वो आपके शैले ने प्रपोज किया था। नेक्स्ट, प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग इज यूज्ड व्हेन। तब आपकी सिचुएशन किस में होती है बेटा? कंट्रोलेबल होती है, यानी कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो उसमें प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग जो है वो किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोबिया जो है वो किसे कहा जाता है? सो फोबिया क्या होता है? एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपको एंजाइटीज आती हैं, किसी चीज से डर लगता है, घबराहट होती है। नेक्स्ट इज एक्सेस डोपामिन एक्टिविटी जो है वो किससे लिंक करती है? तो हमेशा याद रखना बेटा, डोपामिन तब होती है तब आप कोई भी चीज अच्छा फील करते हो या रिलैक्स फील करते हो। सो यहाँ पे आ जाता है स्काइजोफ्रेनिया। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक डेंसराइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो सिस्टमेटिक डेंसिटाइजेशन जो है वो बेसिकली आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग पे के प्रिंसिपल पे काम करती है। नेक्स्ट इज क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय। क्लाइंट को सेंटर्ड थेरेपी जो है वो किसने डेवलप की थी? आपके रॉगर ने डेवलप की थी। नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक सक्सेस। बिल्कुल करती है, लेकिन तब हम बात करते हैं बेटा हाई आईक्यू की। तो हाई आईक्यू जो है वो अकेला आपको गारंटी नहीं देता है सक्सेस की लाइफ में। तो ये सही है और ये आपकी गलत है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। द टर्म सेल्फ एफिशिएंसी वाज गिवन बाय। अब देखिए, सेल्फ एफिशिएंसी जो है वो किसने दी थी? एक से सेल्फ एफिशिएंसी जो टर्म थी बेटा वो बेसिकली किसने दी थी? आपके बेंड्यूरा ने दी थी। मूविंग अहेड, डिसऑर्डर्ड थिंकिंग पैटर्न्स आर प्राइमरली टारगेटेड टू। तब भी हम थिंकिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? कॉग्निटिव थेरेपी की बात करते हैं। अ पर्सन एक्सपीरियंसिंग परसिस्टेंट सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट मे बी सफरिंग फ्रॉम। तो ऐसे लोग जो है वो डिप्रेशन में हो सकते हैं। सो ये था आपका सेक्शन ए, जिसमें हमने बात की 16 एमसीक्यू क्वेश्चंस की। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं जो कि कितने? टोटल 6, और ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? ये एक एबिलिटी होती है इंसान की, जिसमें कि वो अंडरस्टैंड करता है, परसीव करता है, समझता है और मैनेज करने की कोशिश करता है, खुद के इमोशंस को भी और दूसरों के इमोशंस को भी। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय सेल्फ एस्टीम। अब सेल्फ एस्टीम क्या होता है? कि खुद के बारे में ओवरऑल एक इंडिविजुअल क्या जानता है, कितने अच्छे से जानता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग एंड इमोशनल फोकस्ड कॉपिंग। तो देखो, प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग जो होती है वो डायरेक्टली स्ट्रेस से डील करती है। ठीक है, कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वहीं पे इमोशनल फोकस्ड कॉपिंग जो है वो इमोशंस के ऊपर, इमोशनल रिएक्शन जो स्ट्रेस के टाइम पे आपके आ रहे हैं उस चीज पे फोकस करती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है?
एक ऐसा फॉल्स और फिक्स्ड बिलीफ होता है विच इज नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, ठीक है, यानी कि ऐसा एक हम एक ऐसी बात को सच मान लेते हैं जो रियलिटी में हो ही नहीं सकती या एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिल्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी जो होती है बेटा, वो यूजुअली किस पे डिपेंड करती है, ये किस पे मेन फोकस करती है, तो ये बात करती है आपकी पर्सनल ग्रोथ की, ठीक है, किसकी बात करती है, आपके पर्सनल ग्रोथ की बात करती है, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस की बात करती है और सेल्फ एक्सेप्टेंस की भी बात करती है। तो याद रखिएगा, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो है, जो कार्ल रोगर ने दी थी, ये बात करती है सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस की। ओके, आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन सेकंड सेक्शन का है, व्हाट इज मेंट बाय एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड किसे कहते हैं? तो एप्टीट्यूड एक पर्सन की एबिलिटी होती है टू मास्टर इन दैट स्किल, यानी कि वो एक पर्टिकुलर स्किल जो उसको सिखाई जाएगी, उसको आफ्टर ट्रेनिंग किस लेवल तक लेके जा सकता है, किस लेवल तक, किस पोटेंशियल तक लर्न कर सकता है, उसकी इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो आपने देखा कि 2 मार्क्स क्वेश्चन में ज़्यादातर आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, मेनली डिफाइन पे या तो बेस्ड होते हैं, या फिर आपके किस चीज़ पे, मेंट बाय, यानी कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके या तो डिफाइन पे बेस्ड करते हैं या फिर डिफरेंस पे बेस्ड करते हैं। सो मेन फोकस करिएगा ऐसे क्वेश्चंस पे जहाँ पे डिफाइन की बात की गई हो या फिर डिफरेंस की बात की गई। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी बेसिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का एक टाइप है जिसमें कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बेसिकली 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आएंगे जो कि 24 मार्क्स के होंगे। तो चलिए इनको एक बार जल्दी से कवर करते हैं। पहला है, अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस तरीके से आपने जो नॉलेज ली है वो किस तरीके से आप उसको यूज करके और आंसर देंगे। जैसे कि फर्स्ट ईयर रिया परफॉर्मेंस वेल इन ग्रुप डिस्कशन बट स्कोर एवरेज इन रिटन एग्जाम, मतलब ग्रुप डिस्कशन में उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं लेकिन रिटन एग्जाम में वो स्कोर कम कर रही है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस ही डेमोन्स्ट्रेटेड एंड एक्सप्लेन, किस तरीके की इंटेलिजेंस यहाँ पे शो की गई है। तो यहाँ पे जो आपकी इंटेलिजेंस की गई है वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इंट्रापर्सनल मतलब होते हैं खुद के साथ रिलेशनशिप की बात की जाती है, लेकिन तब हम दूसरों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, सोशली इंटरेक्शन पे बात की जाती है। तो बेटा वो किसकी बात की जाती है, आपके इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, जिसमें जो कि एबिलिटी होती है दूसरों के इमोशंस को समझना, दूसरों के साथ इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करना, इवन दूसरों के साथ बेसिकली ग्रुप में अच्छे से काम करना, ठीक है। अब नेक्स्ट इज, इसी को आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 24th क्वेश्चन, एक्सप्लेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ए पर्सनैलिटी विद एग्जाम्पल। तो देखिए टाइप ए पर्सनैलिटी के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली चीज है कॉम्पिटेंसी, ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉम्पिटिव, ठीक है। कॉम्पिटिटिव होते हैं यानी कि दे वांट टू विन ऑलवेज, हमेशा उनको क्या करना है, जीतना है। दूसरे होते हैं बेटा टाइम अर्जेंट, सेकेंड थिंग इज टाइम अर्जेंट। टाइम अर्जेंट जो होते हैं वो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, ये चीज याद रखनी है। और तीसरा टाइप ए पर्सनैलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, ये एग्रेसिव होते हैं, इजीली इरिटेट हो जाते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, मतलब वही इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं बेसिकली। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी के। इसके साथ आप कोई भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्टूडेंट फेल्स इन एन एग्जाम एंड ब्लेम्स हिमसेल्फ कंप्लीटली, कॉलिंग हिमसेल्फ यूजलेस, आइडेंटिफाई द कॉग्निटिव डिस्टोर्शन एंड एक्सप्लेन इट। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो कॉग्निटिव डिस्टोर्शन है, मतलब एक बच्चा है जो कि एग्जाम दे रहा है, वो फेल हो रहा है और वो अपने आप को ही यूजलेस मान रहा है। इस तरीके के डिस्टोर्शन को हम बोलते हैं ओवर जनरलाइजेशन या लेबलिंग, ठीक है। क्यों? ये कॉग्निटिव डिस्टोर्शन होता है, इसमें बेसिकली कोई भी बच्चा जो होता है वो ओवर जनरलाइज कर देता है और अपने आप के ऊपर ही सारा का सारा फेलियर का दोष डाल देता है। तो इसी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज, explain 3 symptoms of generalization
एंजाइटी डिसऑर्डर। तो 3 सिम्टम्स जो है वो, पहली चीज तो है कि आप बहुत ज्यादा वरी करोगे, एक्सेस वरी। सेकेंड जो है वो आपको रेस्टलेसनेस रहेगी, ठीक है। रेस्टलेसनेस मतलब आपको हमेशा ये रहेगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आप कभी भी काम नहीं रहोगे, ठीक है। और थर्ड है बेटा मसल टेंशन या फिर स्लीप प्रॉब्लम, आपको सोने में दिक्कत आएगी, आपकी स्लीप पैटर्न बिगड़ जाएगा, मसल्स में टेंशन रहेगी, यानी कि बॉडी पेन वगैरह रहेगा। सो दीज आर द 3 सिम्टम्स जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर में हम जनरलाइज करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज कॉग्निटिव रिस्ट्रक्शन हेल्प ट्रीटिंग डिप्रेशन। किस तरीके से हेल्प करता है बेटा, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्शन हेल्प इन ट्रीटिंग डिप्रेशन। तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये बेसिकली हेल्प करता है पहले तो आइडेंटिफाई करने में, दूसरी चीज चेंज करने में, किसको, नेगेटिव थॉट्स को। जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगे उनको ढूंढो और उनको चेंज करो इनटू पॉजिटिव थॉट्स, और ये कहीं ना तो कहीं आपके डिप्रेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि इससे आप सेल्फ, एक तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी थिंकिंग जो है वो कहाँ पे शिफ्ट होती जाएगी, पॉजिटिव साइड में ज़्यादा शिफ्ट होगी, आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा, आपको बेटर स्लीप मिलेगी। सो बेसिकली ये हेल्प करता है आपके ट्रीट करने में डिप्रेशन को। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी इन ओवरकमिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए आपको रोल बताना है सेल्फ एफिशिएंसी का। सेल्फ एफिशिएंसी क्या होती है, ये हाई सेल्फ एस्टीम होती है जो कि आपकी कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती है, आपकी परसिस्टेंस को और आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है, जिससे कि आप इजीली जो है स्ट्रेस को ओवरकम कर पाते हो। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के 3 की फीचर्स पूछे हैं। सबसे पहली चीज, ऐसे केसेस में आपका मेमोरी लॉस होने लग जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमनेशिया भी बोलते हैं। सेकेंड, आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि कहीं ना तो कहीं आप मेमोरी लॉस करोगे तो आपको लोगों को याद करने में, पहचानने में टाइम लगेगा। और तीसरा है, आपको रियलिटी से डिटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप हमेशा अपने ही जोन में रहोगे और आप रियलिटी को रियलिटी की तरह लोगे ही नहीं। Next is a child refuses to go to school due to intense fear of separation from parents। ठीक है, वो मना कर रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि उसको डर है अपने पेरेंट्स से दूर होने का। तो ये किस तरीके का डिसऑर्डर है, एक्सप्लेन करिए। तो ये जो डिसऑर्डर है ये है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, सेपरेशन आ रहा है, तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा, इट इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें कि हमें बहुत ज्यादा डर लगता है अपने पेरेंट्स से सेपरेट होने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज सेक्शन डी। सेक्शन डी में बेसिकली आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इनको आपको डिटेल में थोड़ा सा लिखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर स्पेयरमैन 2 फैक्टर थ्योरीज। देखिए जो इससे पहले आए थे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, इनडायरेक्टली आपको दूसरे नाम दिए गए थे, एक सिचुएशन दी गई थी और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था एज पर योर नॉलेज जो आपने गेन की है थ्रू आउट 12th। अब बात कर रहे हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस की। ये जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, जो कि आपके किससे आते हैं, या तो थ्योरीज से मिलेंगे या फिर आपके डायरेक्टली जो रोल्स है स्ट्रेस मैनेजमेंट का हो गया, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बेसिकली इस सेक्शन में कवर की जाती है। तो स्पेयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी और गार्डनर्स की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है उसके बीच में यहाँ पे डिफरेंस पूछे। 2 फैक्टर थ्योरी में आपका स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर की बात की गई थी, वहीं पे तब हम बात करते हैं गार्डनर की थ्योरी, तो उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस आ जाती है, जिसमें लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, म्यूजिकल, स्पार्शल और बहुत सारे आ जाते हैं। स्पेयरमैन जो होते हैं वो सिंगल जनरल इंटेलिजेंस पे बिलीव करते थे, लेकिन जो गार्डनर है वो सारी इंटेलिजेंस पे बिलीव करते हैं, वो मानते हैं अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात किया, जिसमें इड, ईगो, सुपर ईगो की बात की जाएगी बेटा। नेक्स्ट इज रोल ऑफ सोशल सपोर्ट इन मैनेजिंग स्ट्रेस। यहाँ पे आपको बताना है किस तरीके से सोशल सपोर्ट जो है, सोसाइटी का सपोर्ट, आपके फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, पेरेंट्स का सपोर्ट हेल्प करता है आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में। और लास्ट है बेटा आपके बिहेवियर थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी में डिफरेंस। बिहेवियर थ्योरीज जो होते हैं वो आपके बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है, वहीं पे तब हम बात करते हैं कॉग्निटिव थ्योरी की, तो वो आपके ब्रेन से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है सेक्शन ई, जिसमें आपके 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे और इसमें पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना होगा। सो यहाँ पे आपके सामने 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिए।
ये क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से करके जाइएगा, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली